हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल जोरों से चल रही होगी। तो उसी में एक मैं भी वन शॉट लेके आ चुका हूं मैथ्स के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 1 आवर के अंदर पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो आपका चैप्टर है, आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर से, वो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। उसके बाद इसी क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम को लेके, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, उन सारे क्वेश्चंस का एक मैंने कॉम्बो पैक बना के रखा हुआ है। वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे और ये सारा कुछ हम लोग अप्रॉक्स 1 आवर के अंदर करेंगे। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 1 आवर का ये क्लास पूरा होने के बाद इस चैप्टर में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप खूब अच्छे से कंसंट्रेट होके इस 1 आवर के लेक्चर को फॉलो करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग अपना जो थियरी और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग जो इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग। तो देखो यार, ओवरऑल देखा जाए ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करूं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन है। तो मेनली इसके अंदर 3 टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं भाई? तो फर्स्ट वाला टॉपिक है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो टॉपिक 1 में आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और जो मिड पॉइंट वाला होता है प्लस मिड पॉइंट फॉर्मूला वाले टॉपिक पे क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग रखेंगे। ये दूसरा टॉपिक हो गया। एंड जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तुम्हारा टॉपिक होगा तीसरा। तो ये 3 टॉपिक्स को अगर हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर कर लेते हैं, ये चैप्टर आपका फुल कवर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन तीनों टॉपिक से जिनका यूज हमें क्वेश्चन में करना है उन सबको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। और क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे हमें क्या करना है, अप्रोच करना है। तो जल्दी से चलो क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो इसको करता हूं मैं इरेज और स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला टॉपिक जो कि आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स होंगे और उनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट का आइडिया आपको क्लास 9th में भी मिल गया होगा। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसका एब्सिसा कॉमा उसका ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो होती है वो पॉइंट का, जल्दी से मैं क्विक रिवीजन देता हूं आपको। सपोज कि आपका ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपके 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। ऐसा करके आप सपोज कर लो P का जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज कर लो आप x1, y1 है। x1 मींस कि वो y वाली एक्सिस से x1 डिस्टेंस दूर है, और y1 यानी ऑर्डिनेट क्या बताता है कि उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से y1 है। वैसे ही अगर Q वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, इसका क्या मीनिंग है कि Q2 की जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x2 है, और जो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस है वो आपका y2 है। तो जो पहला वाला पॉइंट होता है x1, एब्सिसा जिसको कहते हैं, वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस के बारे में बताता है, और जो दूसरा वाला पॉइंट जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है। तो ये यहां पे हमने इंडिकेट कर दिया। सिमिलरली Q के लिए भी वही होगा। तो ये कोई 2 पॉइंट्स P एंड Q आपके पास हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस क्लास में हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखना है।
तो P और Q के बीच में आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ये फॉर्मूला कैसे आता है तो जल्दी से देख लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप इसको परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर लो, तो यहां पे एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में आप PQ वाली लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो, तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए होगा, तभी आपको हाइपोटेनस मिल पाएगा। तो परपेंडिकुलर पहले देख लो कितना हो जा रहा है, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा टोटल, ये जो डिस्टेंस है आप देख लो तो y2 है, और ये वाली डिस्टेंस अगर कंपेयर करें तो ये y1 है। तो बताओ अगर ये टोटल y2 है और ये y1 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। और सिमिलरली ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है वो आप देखो तो x2 है, दिख रहा है यहाँ पे, ये x2 है तो ये भी कितना हो जाएगा x2, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो दिख रही है x1 है। तो अगर टोटल x2 में से ये x1 माइनस कर दे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर का भी पता चल गया और बेस का भी पता चल गया। तो हाइपोटेनस अगर आप निकालना चाहो तो वही आपके दो पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस होगी, तो वो PQ आ जाएगा अंडर रूट। अगर मैं परपेंडिकुलर या बेस का भी स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, तो बेस का स्क्वायर लिखे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर लिखा जाए तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, और यही दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे आपका डेरिवेशन भी हो गया कि आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कैसे कर सकते हो, कैसे फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हो। ये सिंपल एक तरीका होता है जिससे हम लोग कोई भी दो के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, दो पॉइंट अगर गिवन है P और Q, P का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एब्सिसा में से एब्सिसा को माइनस करो, स्क्वायर कर दो, प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करो, स्क्वायर कर दो, और दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आ रही है उसका रूट फाइंड आउट कर दो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की क्या मिल जाती है, आपको डिस्टेंस मिल जाती है। तो यही वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर पहला वाला टॉपिक पूरा कवर है, जिस टॉपिक को मैंने बोला था कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे, उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोग क्वेश्चंस वाले सेक्शन में देखेंगे। जल्दी से फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलो आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 है आपका सेक्शन फॉर्मूला वाला टॉपिक, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला वाला टॉपिक। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, P ले लो x1, y1, और Q एक पॉइंट ले लो जिसका कोऑर्डिनेट हो x2, y2, और कोई थर्ड पॉइंट हो जो इस PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही हो, तो उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला जिस पॉइंट ने दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को सेक्शन किया है, मतलब उसका डिवाइड किया हुआ है। तो इस PQ लाइन सेगमेंट की एक लेंथ होगी, उसको कोई थर्ड पॉइंट, सपोज कि कोई A, B, C या R कोई भी हो, वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और उस पॉइंट का तुम्हें क्या बताना होगा, कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना होगा। तो सपोज, अच्छा डिवीजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल वाला करेंगे। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में जो थर्ड पॉइंट होता है वो इस लाइन सेगमेंट के कहीं बीच में होगा। सपोज करो कि यहां पे है वो एक्स वाला पॉइंट, और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ना कुछ कैपिटल X, कैपिटल Y मान लेते हैं, ठीक है, और इसी x, y की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये बीच में आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो सपोज कि वो m रेशियो n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, m रेशियो n का क्या मीनिंग हुआ कि p से x की जो डिस्टेंस है, मतलब xp जो है डिवाइडेड बाई जो x से q की डिस्टेंस है xq, उसकी वैल्यू उसने क्या दे रखी है, m अपॉन n दे रखी है। ये दिमाग में आप रखना।
m जो होता है वो x से p की डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, और जो n होता है वो x से q के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों डिस्टेंसेस को जब डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो मिलेगा वो m रेशियो n होगा, मतलब m अपॉन n होगा। तो अब जब ये आपको रेशियो का पता चल गया और ये दोनों एंड वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता हो, तो इस x के लिए आप एक फॉर्मूला लगाओगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इतना कर देने से आपको इस x वाले पॉइंट का ये कैपिटल X का वैल्यू मिल जाएगा, कॉमा इसका कैपिटल Y कैसे निकालोगे आप, तो my2 कर लेना, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, n इंटू क्या होगा y1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। तो कैपिटल X आप यहां से फाइंड कर सकते हो और कैपिटल Y आप यहां से फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। कैपिटल X वाले में हम सिर्फ एब्सिसा का यूज करेंगे और कैपिटल Y के लिए हम लोग ऑर्डिनेट का यूज करेंगे। यहां से जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट का एब्सिसा हो जाएगा, यहां से जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट हो जाएगा। यही चीज अगर एक्सटर्नल डिवीजन में हो रहा हो, सपोज कि ये एक्सटर्नल डिवीजन हो, तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, ध्यान से देखो कि जो आपका डिवाइड करने वाला पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो आपका बाहर से आउटसाइड से क्या कर रहा होगा, डिवीजन कर रहा होगा। इट मींस कि अगर ये लाइन सेगमेंट PQ है, ये लाइन सेगमेंट PQ है x1, y1 वाला, और ये Q है x2, y2 वाला, तो जो थर्ड पॉइंट आपने x अंदर ड्रॉ किया है वो पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आउटसाइड द लाइन सेगमेंट लाई करेगा। इट मींस कुछ यहां पे, सपोज करो यहां पे वो पॉइंट x जो है वो लाई करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट हम x, y सपोज कर रहे हैं। तो इस केस में भी जो m वाली लेंथ होगी वो कहां से होगी, p से x ही होगी, चेंज नहीं होने वाला है। m इज ऑलवेज x to p एंड n इज ऑलवेज x to q, तो यहां पे ये n हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो यहां पे भी ये वाली चीज होल्ड कर रही है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, जो रेशियो m अपॉन n है वो हमेशा xp अपॉन xq के ही इक्वल होता है, चाहे आपका इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो। तो बात अब ये आ रही है भाई कि अगर इंटरनल डिवीजन होगा तो हम लोग उस पॉइंट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। मतलब अगर एब्सिसा निकालना होगा तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और अगर आपका इंटरनल होगा तो y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन हुआ तो उस केस में आप x को कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब इसका एब्सिसा कैसे फाइंड करोगे, तो बड़ी सिंपल है, बस इस वाली वैल्यू में प्लस के जगह पे माइनस लगा देना, एक्सटर्नल वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो mx2 माइनस nx1, माइनस क्या होगा nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ऐसा कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा, और यहां पे माइनस लगा दोगे तो y मिल जाएगा। तो y इक्वल टू my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये सिंपल आपका हो जाएगा। चलो मैं इस चीज को कंक्लूड करता हूं, फाइनल जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। क्वेश्चन जब भी आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक थर्ड पॉइंट किसी पर्टिकुलर रेशियो में गिवन होगा, वो रेशियो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस कि आपको P का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, Q का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, मतलब x1 y1 और x2 y2 गिवन होगा, साथ में ये रेशियो भी गिवन होगा m और n। ठीक है, और आपसे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। तो अगर तो उसमें क्लियरली बोला हुआ इंटरनल डिवीजन, तो आप कैपिटल X के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, कैपिटल Y के लिए ये, और एक्सटर्नल बोला होगा तो कैपिटल X के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, मतलब सिर्फ माइनस कर देना है, और कैपिटल Y के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, मतलब इस वाले में माइनस कर देना है, ये चीज हो जाएगी। बट अगर उस क्वेश्चन में आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देके रेशियो को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तब हम एक अलग तरीका आपको बताते हैं, वो वाला करना। तो ये आप नोट कर लो, कब करोगे, जब आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा,
जब आपको इस पॉइंट का क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, तो ये आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन होगा, ये m और n गिवन नहीं होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा, तो एक अलग मेथड आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसको मैं इरेज करता हूं, वो बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, इफ रेशियो हैज टू बी फाइंड, अगर रेशियो को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में आप क्या करोगे। तो देखो गिवन क्या होगा, P की का कोऑर्डिनेट जरूर गिवन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। P का कोऑर्डिनेट जरूर दिया होगा और Q का भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, x2, y2, ठीक है। P और Q का दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, गिवन होगा। और जो वो डिवाइड करने वाला पॉइंट है, जिसको हम लोग कैपिटल X बोल रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट पूरा भी दे सकता है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों गिवन हो सकते हैं, या केवल एब्सिसा गिवन होगा, ऑर्डिनेट नहीं गिवन होगा, या हो सकता है कि आपका एब्सिसा गिवन हो ना हो और ऑर्डिनेट गिवन हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्स वाले के केस में हो सकता है कि आपको एक्स गिवन हो या वाई दोनों गिवन हो, या इनमें से कोई एक अननोन भी होगा, तो भी आपसे रेशियो पूछा जा सकता है और आप रेशियो फाइंड कर भी सकते हो। क्या बताता हूं तरीका क्या होगा। जब भी रेशियो फाइंड करना होगा ना, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, लेट द रेशियो बी k/1। आप ये काम जरूर कर लेना भाई, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका कि जो रेशियो है उसको आप k/1 लेट कर लेना, k/1 लेट कर लेना, पहला काम। जिस क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा हो उसमें आप सबसे पहला स्टेप ये कर लेना, लेट कर लेना कि रेशियो k/1 है, m/n लेट नहीं करना है। क्या लेट करना है, k/1 लेट कर लेना है। उसके बाद अगर x गिवन है, y भी गिवन है, या केवल x y में से कोई एक गिवन है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला यहां पे लगाना है। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में केवल x गिवन है, तो x का फॉर्मूला जो भी पीछे बताया वो लगा देना। x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। एक और बात आपको बताता हूं, इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, दैट इज कि हम x का इसी फॉर्मूले को हम k के टर्म में अगर लिखें तो ये बनेगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1। ये फॉर्मूला लगाना जब रेशियो क्वेश्चन में पूछ रहा होगा। ये फॉर्मूले में और ये फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तब ये इसमें m और n दिख रहे हैं, इसमें k दिख रहा है, क्योंकि जो k होता है ना वो m/n के इक्वल होता है। k किसके इक्वल होता है, m/n के इक्वल होता है। तो अगर क्वेश्चन में आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला ना लगा के ये वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे। और अगर सपोज करो क्वेश्चन में x नहीं गिवन है, y गिवन है, तो आप y का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1। ये आपका y वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको y गिवन होगा, y2 y1 भी गिवन होंगे, बस सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज आपने यहां पे सॉल्व किया, ये वाला k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू मान लो 5/3 आ गई, तो रेशियो हो जाएगा 5:3। अगर सपोज करो 7 आ गया तो रेशियो होगा 7:1। क्या लिखोगे भाई, 7 को हम 7/1 समझ सकते हैं ना, तो रेशियो हो जाएगा 7:1। इसमें भी वही होगा। तो k की जो भी वैल्यू आ रही है, अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो 5:3 बोल देना, और अगर इंटीजर आ जा रहा है तो 7:1 बोल देना, आपका आंसर हो जाएगा। एक और केस बताता हूं, सपोज कि आपने ये प्लस लेके सॉल्व किया और k का वैल्यू नेगेटिव आ गया। इट मींस k की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब कि आपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया है और एक्चुअली में जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल है। तो जैसे ही k की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो और आपके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाना कि इंटरनल डिवीजन नहीं, एक्चुअली में क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तुरंत वहां पे फॉर्मूला चेंज करके यहां पे माइनस माइनस कर लेना, या अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना तो उसमें यहां पे माइनस माइनस कर लेना, क्योंकि डिवीजन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। तो बस इतना ही है। सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो तुमसे कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा या रेशियो। कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो जो पीछे वाले स्लाइड में बताया हूं वो काम कर लेना, और अगर रेशियो पूछेगा तो ये वाला काम कर लेना। इसमें यही क्वेश्चन था। अब इसमें एक मिड पॉइंट वाला बस कॉन्सेप्ट बच गया है, उसको भी हम लोग
कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, टाइम हम लोग के पास कम है तो सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट बातें ही करेंगे यहाँ पे, कोई भी सिलेबस के बाहर वाली बात हम नहीं करेंगे। तो जल्दी से मैं तुमको बता देता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जैसे जो रेशियो आप m/n पढ़ रहे हो वो हो सकता है कि रेशियो सेम हो जाए। मतलब कि अगर जो पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका मान लो P है x1, y1, और एक पॉइंट आपका Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है ना, वो किसी रेशियो में ना डिवाइड करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, मतलब एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा हो, एग्जैक्टली यहां मिडिल में आ रहा हो, मतलब रेशियो 1:1 हो जाए, तो बताओ आप उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, है ना। तो बड़ी सिंपल है यार, px, y अगर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे मैं एक ही साथ बता देता हूं। तो px, y कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों एब्सिसा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, x1 प्लस x2/2, बहुत सिंपल होता है मिड पॉइंट। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो y1 प्लस y2/2 कर देना। इसमें आपको m और n से आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, क्योंकि m और n की वैल्यू क्या है, 1 और 1 है, इसलिए m और n आपको इस केस में परेशान नहीं करेंगे। और x का वैल्यू x1 प्लस x2/2 से आ जाएगा, y की वैल्यू y1 प्लस y2/2 से आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होगा जहां पे 2 पॉइंट गिवन होंगे, मिड पॉइंट की जरूरत होगी, तो दोनों के एब्सिसा को ऐड करके हाफ कर देना, उसका एब्सिसा आ जाएगा। दोनों के ऑर्डिनेट को ऐड करके हाफ कर देना तो उसका ऑर्डिनेट आ जाएगा। सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है। इसके बाद जल्दी से तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे और दिखाता हूं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। थर्ड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है हमें। एक ट्राइंगल सपोज कर लो आप, एक ट्राइंगल सपोज कर लो आपको गिवन है, ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और एक सी जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल तरीका बताता हूं आपको फॉर्मूला याद करने का। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे नोट कर लेना, जो भी यहां वैल्यू दिया होगा उसके ऊपर x1, y1 नोट कर लेना, यहां जो वैल्यू गिवन होगी x2, y2 उसके नीचे नोट कर लेना, इसको x3, y3 से इंडिकेट कर लेना। इतना करने के बाद फॉर्मूला को याद नहीं करना है, पैटर्न पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर पैटर्न आपको याद होगा तो आप एरिया कभी नहीं भूलोगे। हाँ, याद करोगे तो मे भी आप इधर का उधर कर सकते हो। कैसे लिखना है, तो एरिया 1/2 तो जरूर लगाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, 1/2 लगा देना है। फिर लिखना है बिग ब्रैकेट, फिर क्या नोट करना है, बिग ब्रैकेट। उसके बाद बिग ब्रैकेट को क्लोज, मतलब बाद में भी क्लोज कर सकते हो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है एक्स ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट y माइनस वाई। इतना बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं, आपको कभी ये फॉर्मूला भूलेगा ही। कितना सिंपल है ना, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार ये काम कर देना है। उसके बाद वाला स्टेप आप ध्यान देना, यहां लिखना 1, यहां लिखना 2, यहां लिखना 3। ऐसे कर लोगे 1 2 3। यहां पे क्या करोगे 2 3, और यहां पे क्या लिखोगे 1। ध्यान देना, पहले 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3, फिर इसमें क्या करेंगे 2 3 1। पहले 1 से स्टार्ट किया था, फिर 2 से स्टार्ट किया, अब किससे स्टार्ट करेंगे 3 से। ये हो जाएगा 3 के बाद क्या 4 तो है नहीं, फिर वापस से 1 आ जाएगा, तो 1, और यहां पे क्या आ जाएगा 2। या आप ऐसे भी सोच सकते हो 1 2 3 तीनों यहां पे 1 2 3, फिर 2 3 1, और फिर 3 से शुरू होंगे तो 3 1 2। ऐसे करके नंबर लिख देना, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आराम से आप यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू इसमें पुट करो, सॉल्व करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होगा। इस पे कई बार आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, और कई बार
ऐसा बोला जाएगा कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बारे में बोलेगा, तब आप क्या करोगे, तो वो भी मैं आपको इसी टाइम बता देता हूं। कंडीशन ऑफ, ध्यान देना आप लोग, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका क्या कंडीशन है। सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझना यार, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब वो तीनों एक पॉइंट पे लाई करते हो, तीनों क्या करते हो, एक पॉइंट पे लाई करते हो। तो यार अगर कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे, एक लाइन पे, तो क्या वो ट्राइंगल को फॉर्म कर पाएंगे? नहीं, उनसे बनने वाले ट्राइंगल की एरिया 0 हो जाएगी। देख लो, अगर ये तीनों पॉइंट ए यहां पे चला आता तो क्या ये ट्राइंगल फॉर्म हो पाता? नहीं। तो अगर ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं इस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दूं इन तीनों के लिए, तो उस ट्राइंगल की एरिया 0 आने वाली है। तो इसका आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से इसका हेल्प ले सकते हो कि 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का सेंस ये है, मीनिंग ये है कि वो तीनों पॉइंट्स कभी ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकते। और अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो पक्के से कोई ना कोई ट्राइंगल बनाएंगे। सिंपल सा मंडा है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल नहीं बना पाते हैं, और अगर कोलिनियर नहीं होते हैं तो हमेशा ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगर वो कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर पाएंगे, तो उस ट्राइंगल की एरिया 0 हो जाएगी। तो क्यों ना जो ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला है उसको मैं 0 के इक्वल कर दूं, और वही हमारे 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का कंडीशन हो जाएगा। तो जब भी आपके पास ये 3 पॉइंट्स हो, उनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो, और बोले कि इन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं चेक करो, तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल की एरिया आप फाइंड करोगे, और अगर वो एरिया 0 आती है तो बोलना वो कोलिनियर है, और अगर एरिया 0 नहीं आती है तो फिर वो कोलिनियर नहीं है। बट मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि आपको चेक करने के लिए दिया जाए कोलिनियर है कि नहीं है। वो पहले ही बोल देंगे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में कोई ना कोई एक अननोन होगा, के कुछ भी करके, के पी कुछ भी करके अननोन दे सकते, उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मतलब कोलिनियरिटी को चेक करने की बजाय कोलिनियरिटी का कंडीशन आपसे अप्लाई करवाएंगे। तब आप क्या करना, सिंपल सी कहानी है, इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देना, एक कंडीशन बन जाएगा, उसमें इन तीनों की जो वैल्यू होगी पुट करना, सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली जो के अननोन उसमें दिया होगा या पी दिया होगा, जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो आपसे कोई पूछे कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या है, तो आप कहना कि उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल की एरिया 0 होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस 1/2 को उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी 1/2 उधर 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन आप ऐसे लगाना, कंडीशन भी जब लिखना तब भी ऐसे ही लिखना, x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई और प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। और नंबर कैसे लिखना है, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, और इसको आप कर देना इक्वल टू 0। ये आपके 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का कंडीशन बन जाएगा। इसी में वैल्यू पुट करके सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, के की वैल्यू फाइंड करके आप आंसर बता सकते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस के नाम पे आपके चैप्टर में यही है, इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस में और किसी कॉन्सेप्ट या आपके क्या बोलते हैं फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा और फॉर्मूला आपको बस बता देता हूं, उसका यूज आ सकता है। जैसे कोई ट्राइंगल अगर है, सपोज करना, ध्यान देना आप लोग, कोई ट्राइंगल हो तो उसके सेंट्रॉयड का फॉर्मूला आप याद कर रख सकते हो। सेंट्रॉयड क्या होता है, तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मीडियंस का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं सेंट्रॉयड।
सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां वो कट करते हैं, ठीक है, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग जी बोलते हैं। और इस जी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जी इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तीनों के एब्सिसा को ऐड करके 3 से डिवाइड मार देना और तीनों के ऑर्डिनेट को y1 प्लस y2 प्लस y3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना। आपका ये क्या मिल जाएगा? ऑर्डिनेट आपका मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हो गया। जितना नीट था मैंने सारा करा दिया। चलो अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आप इसको नोट कर लिए होगे, आई होप आप सब कुछ समझ गए होगे। अब इनको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हर तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे। ये रहा हमारे क्वेश्चन वाला सेक्शन। सबसे पहले मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखा हुआ है, फिर कुछ एजर्सन रीजन वाले भी हैं, फिर कुछ केस स्टडी वाले भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला टाइप आपने छोड़ दिया। हर टाइप को मैंने कवर करके रखा हुआ है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन भी रखे हुए। शॉर्ट में भी दो कैटेगरी है, शॉर्ट वाले थोड़े से, उसमें और बड़े शॉर्ट वाले, ठीक है ना, छोटे शॉर्ट, वेरी बड़े शॉर्ट, फिर जाके लॉन्ग वाले भी कुछ क्वेश्चंस रखे हुए। तो हर तरह के क्वेश्चंस इस सेशन के अंदर कवर किया हुआ मैंने। और अब जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, और आई होप आप उसको अच्छे से सीखोगे और अप्लाई भी करोगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम देखो क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूलेज वगैरह सब आपके पास हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, अप्लाई करते। तो अगर सॉल्व करना हो फर्स्ट क्वेश्चन को, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। यार ये क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देख लो। जब भी आपको ये पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ, याद कर लो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो x1, y1 फ्रॉम, अगर वो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ए बी करके मैं बता देता हूं। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो आप क्या करना, ये y1 आंसर कर देना। और अगर वो आपसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, याद कर लो भाई, सिंपल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप x1 आंसर कर देना। ध्यान से देख लो, अगर वो x एक्सिस से पूछते हैं तो ये y वाला जो वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा, और अगर y एक्सिस से पूछते हैं तो ये पहला x वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x एक्सिस से पूछे हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो द डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा, अच्छा ओरिजिन है तो अलग बात है। अगर कभी, ये भी चलो मैं एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये भी बता देता हूं, किसी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाता है, एक काम करते हैं, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछा है तो वो भी आपको बता देता हूं, सी। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए, ओरिजिन तीनों से बता दिया मैंने आपका। देखो, अगर आपसे x एक्सिस से पूछा है तो y1 इज द आंसर, y एक्सिस से आंसर पूछा है तो x1 आंसर होगा। ओरिजिन से पूछा जाएगा तो अंडर रूट x1 का स्क्वायर, मतलब अब एक ही है तो हम लोग क्या, हाँ मतलब यहाँ x1 लिखा हो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बता देना। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर बताना है तो -6x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर का ऐड करो, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस 36, -6 का स्क्वायर प्लस 36 और 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे तो आपका 100 बनेगा, और 100 का रूट 10 होता है, तो आंसर आपका 10 हो जाएगा। इसका आंसर 8 था। ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इन पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाओ, क्वेश्चंस के थ्रू भी जो टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। धीरे धीरे करके जब ये सेशन पूरा होगा तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, कुछ भी पॉइंट बचेगा नहीं।
एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो 3 जगह से आपको डिस्टेंस फाइंड करना तुरंत आना चाहिए। एक्स एक्सिस से y1, वाई एक्सिस से x1, और अगर ओरिजिन से पूछेगा तो अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, देखते इसमें क्या बोला। एक सेकेंड देखो भाई, आ गया वापस। ऐसे इरेज नहीं करना था यार, इरेज मैंने गलती से कर दिया। इरेज ऐसे करना है, ऐसे करना पड़ेगा पूरा। अगर वैसे इरेज करूंगा तो सारा स्लाइड ही गायब हो जा रहा है। ठीक है, चलो कुछ सीखने को मुझे भी यहाँ मिल रहा है और आप भी सीखते रहो। सीखने का नाम ही क्या है? जिंदगी है। क्या नाम है? जिंदगी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। बोल रहा कि x, y इज 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट है x, y जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया। अभी मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया है, क्या याद रखोगे? अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ओरिजिन का डिस्टेंस उसने क्या दिया हुआ है? 5, तो 5 रख लो। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट? तो इस तरह के कितने पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 हो? देख लो भाई, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड ऐसे हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कह रहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो? 5 यूनिट हो। तो यहां से 5 यूनिट दूर कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस कितना हो? 5 हो। बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब एक तरह से ये पूरा एक सर्कल टाइप ऐसा बनेगा, एक आर्क टाइप। इस आर्क पे 5 यूनिट पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो ये आप आंसर डी टिक कर देना। बड़ी सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है एक्स कॉमा वाई एक मान लो पॉइंट है, एक नहीं, एक्स कॉमा वाई लिखा तो जनरल हो गया। ओरिजिन से वो 5 यूनिट दूर है। तो ओरिजिन ये होता है, तो इससे 5 यूनिट दूर थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स होंगे? तो वैसे तो देखा है तो ओरिजिन से ना एक सर्कल बना दो 5 रेडियस वाला। इस सर्कल पे लाई करने वाला हर पॉइंट यहां से 5 यूनिट दूर होगा। यहां से क्या होगा? 5 यूनिट। लेकिन वो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पूछे हैं तो यहां से यहां तक होगा, लेकिन इस पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आप देख लो कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए के कॉमा 3 एंड इतना, 2 पॉइंट्स दे दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको? तो आप ये डिस्टेंस का फॉर्मूला डी लिख देना। डी इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले नोट कर दो, फिर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन k, 3, इसको बोल देते हैं x1, इसको बोल देते हैं y1, इसको बोल देते हैं x2, इसको बोल देते हैं y2। इनको पुट करके k निकालो। तो d की वैल्यू उसने दे रखा है, देखो 5, यहां लिख देना 5 इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या होगा? 2 माइनस के, 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, 5 इक्वल टू आपका आ चुका है 2 माइनस के का होल स्क्वायर, 0 तो लिखेंगे नहीं, स्क्वायर हो ऊपर रूट लगाओ, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस के, क्या बन जाएगा? 2 माइनस के। अब माइनस के को इधर लाओ तो प्लस के हो जाएगा, और 2 में से 5 जाके माइनस होगा तो -3 हो जाएगा। देखो कितना इजीली के की वैल्यू क्या आ रही है? -3 आ जा रही है। तो गड़बड़ लग रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो रहा है? देखो, तो गड़बड़ ये हो रहा है कि आंसर ये भी सही है, लेकिन एक और आंसर ये हो सकता है कि जब हम किसी स्क्वायर वाले नंबर का रूट लेते हैं ना, तो वो 2 माइनस के की जगह पे ध्यान देना k-2 भी हो सकता है, k-2 भी हो सकता है। तो k की वैल्यू -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो k का एक और वैल्यू 7 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में अगर -3 गिवन होता तो वो भी सही होता, और अगर +7 होता तो भी सही होता। तो 7 वाला है। तो अब इसको सोचोगे कैसे? तो जब भी किसी नंबर का आप रूट ले रहे होते हो ना, तो प्लस माइनस दोनों होता है।
ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना भाई, वही b माइनस ए का भी होल स्क्वायर होता है। तो आप ये सोचो कि अगर आप इसका रूट निकालोगे तो a माइनस बी भी आ सकता है और b माइनस ए भी आ सकता है। तो यहां से हम रूट निकाले तो 2 माइनस के भी हो सकता था और k माइनस 2 भी हो सकता था। तो एक बार 2 माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन मैच किया तो ठीक, आगे नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं किया इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मान लो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर, दोनों पार्ट सॉल्व करना और दो दो आंसर आपको फाइंड करके बताना होगा। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करके की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, -3b और 7b। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, इफ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, पढ़ लो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं भी देख लेता हूं। मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम नहीं लगता है, आप देख लो, मुझे तो ये गोला करना है, समझ रहे हो, क्योंकि पूरा डिलीट करने पे पूरा आपका स्लाइड ही डिलीट हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। यार हर क्वेश्चन से आपका एक नया नया कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक पॉइंट दिया हो वो इक्विडिस्टेंट हो कोई दो पॉइंट से, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम 2,1 बोल देते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1,-2। इन दोनों पॉइंट्स से, इसको मैं P बोल दूं क्या और इसको Q बोल देता हूं, इन दोनों पॉइंट से, ये जो P और Q है आपके, इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। इन दोनों पॉइंट से ये x, y वाला जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, यहां पे आपका Q हो गया। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग x, y बोल रहे हैं। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो आपसे वो x, y में एक रिलेशन पूछ रहा है, तो वो तो आप कंडीशन लगाओगे तो इक्वेशन आएगा, इसमें से वो मैच कर रहा होगा किसी वाले। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए एक पॉइंट कोई दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, आपको सिंपल कंडीशन लगाना है P, इस पॉइंट को हम A बोल दें क्या, सपोज कि A है, तो PA इक्वल टू क्या लगा देना है, PB। ठीक है, PA इक्वल टू PB लगा देना है। और PA कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट, क्या लिखोगे आप, x-2 का होल स्क्वायर, यही तरीका होता है सॉल्व करने का, x-2 का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस करो तो y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे भी होगा अंडर रूट, और यहां कैसे करेंगे, तो x-1 का होल स्क्वायर और प्लस y-2, तो y+2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है तो दोनों साइड की क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि रूट हट जाए, है ना, रूट क्या हो जाए, यहां से रिमूव हो जाए। चलो तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, जल्दी से इसको हटा के स्पेस थोड़ा खाली कर लेते हैं, है ना, ताकि आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ऐसा करते ही रूट हट गया, तो यहां पे क्या बचेगा, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। आगे अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बोल दूंगा आप ऐसे ही कर लो। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई, दोबारा मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू का टाइम क्या हो, वेस्ट हो। तो ये y+2 का यहाँ पे होल स्क्वायर है। इस वाले क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, तो अच्छे से समझ लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ऐसे करके कोई नंबर आए a-b के होल स्क्वायर का टाइप का, तो सबको याद है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इसको ओपन करो तो x का स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और क्योंकि यहां माइनस है तो -2ab होगा, -2 × x 2x और 2x × 2 4x प्लस y-1 के होल स्क्वायर को ओपन करें तो पहले y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 × y × 1 2y इक्वल टू, यहां पे भी ओपन करो तो पहले x का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस है तो -2x1 यानी 2x हो जाएगा, प्लस इसको ओपन करना है तो y का स्क्वायर y² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab होगा यहाँ पे, तो 2 × y 2y × 2
4y, ये आपका बन रहा है। ठीक है, ये आपका बन रहा है। चलो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों सेम सेम है, कैंसिल। वाई स्क्वायर सेम सेम है, कैंसिल। 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और +1 से +1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। देख लो भाई, इतना सिंपल बन गया। तो -4x -2y इक्वल टू -2x + 4y यहां पे बन रहा है। ध्यान से देखो, ऑप्शन में दूसरे साइड 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग भी इन सबको इधर ही लेते आते हैं और इस दूसरे साइड 0 कर लेते हैं। तो इनको इधर लाने से बढ़िया इनको उधर लेके चलते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू -2x पहले से है और -4x वहां जाएगा तो +4x हो जाएगा। 4y यहां पे पहले से है और ये -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। तो 4x में से 2x माइनस होगा तो 2x और 4y में 2y ऐड होगा क्योंकि प्लस प्लस है तो 6y और इधर इक्वल टू 0 है। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी इन दोनों में 2 कॉमन है, वो कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो इसमें से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा तो x, और यहां में से 2 डिवाइड होकर निकल जाए तो 3 बचेगा, x + 3y, और जो 2 कॉमन हुआ है उधर आके 0 हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बनने वाला है वो ये बनेगा, 0 = x + 3y। देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक पॉइंट कोई 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, तो ऐसे करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होता है, बड़ी सिंपल होता है यार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख सकते हैं। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आ जाए और ये वाली चीज को प्रूव करने के लिए बोल दे कि भाई ये सेम चीज हो गई, और बाकी आगे बोले देन प्रूव दैट x + 3y = 0। तो वही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव बन जाएगा और ये पता है किस में जाएगा, शॉर्ट में जाएगा। इट मींस कि 2 नंबर से ज्यादा ही आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप सब्जेक्टिव समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला स्लाइड आपका ओवर हो गया। अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है। देख लो, ये स्लाइड नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे यार, है ना। क्या बोला है कि द पॉइंट्स इतना 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 आर वर्टिसेस ऑफ, बताना कि अगर ये तीनों किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हो तो वो ट्राइंगल कैसा होगा। ये बड़ी सिंपल है यार, ग्राफ से कर लो सिंपल। ये आपका हो गया -4, 0 कहां पे होगा, इधर ना, 1 2 3 4, यहां पे हो जाएगा -4, 0। चलो दूसरा पॉइंट है 4, 0, तो इधर होगा वो 1 2 3 4, ये हो गया 4, 0। पॉइंट तो प्लॉट करना आता होगा यार, बच्चों वाला काम होता है। 0, 3 ऊपर होगा, 1 2 3, ये हो गया 0, 3। इन तीनों को थोड़ा मिला लो भाई, देखो क्या बनता है। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ना कि यार तुमको पता है कि यहां से ये 4 यूनिट इधर है, 4 यूनिट इधर है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। 2 साइड अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला है, द पॉइंट्स 2, 4, 2, 6 एंड 2 + √3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो यार प्लॉट तो नहीं कर सकते, तो एक काम करना इसमें, जहां तक मेरा मानना है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो आप इसमें इसको सपोज कर लेना ए, इसको सपोज कर लेना बी और इसको सपोज कर लेना सी। ठीक है, एक बार आप ए बी फाइंड कर लेना, एक बार बी सी। ए बी फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, बी सी फाइंड कर लो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और ए सी को भी आप फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। आई होप आप डिस्टेंस फॉर्मूला तो कर ही सकते हो। तो पहले इन दोनों को पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी और सी के बीच के, फिर ए और सी के। अगर तो ये तीनों क्लियरली इक्वल दिख रहा है तो इक्विलेटरल बोल देना, कोई 2 इक्वल दिख रहे होंगे तो आइसोसेलेस बोल देना। और अगर सपोज करो कि वो 2 इक्वल भी मिल रहे हैं और साथ में
आप राइट एंगल का कंडीशन चेक करना मत भूलना यार। केवल दो साइड को इक्वल देख के अगर आप आइसोसेलिस पे टिक कर दिए तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आइसोसेलिस ट्राइंगल के साथ साथ राइट आइसोसेलिस भी लिखा हुआ है, यानी आइसोसेलिस के साथ साथ हो सकता है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा हो, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो एक बार आप साइड देख के एक बार पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगाना यार, ठीक है। इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, तीनों में जो सबसे बड़ी आ रही होगी, बड़े वाले साइड का स्क्वायर, सपोज कि ये AC सबसे बड़ा है, तो AC का स्क्वायर चेक कर लेना कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल तो नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा होगा तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो सिंपल या तो आइसोसेलिस होगा या इक्विलेटरल होगा। तो अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल, दो इक्वल है तो आइसोसेलिस। आई होप आगे का काम आप कर लोगे। मैं आपको इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके का जो इनकम्प्लीट वर्क है आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर लेना, जरूर कर लेना। इसमें जितने क्वेश्चंस मैंने रखे वो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये टॉपिक बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? देखो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा क्या होगा। सिंपल देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, बट बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो रेशियोज दे रखे हैं ना, वहां प्रॉब्लम होती है। तो चलो इस फोबिया को हम लोग करते हैं, फोबिया को बना देते हैं, खत्म करते हैं यार फोबिया को, ठीक है। आपका ये जो फोबिया है वो हम लोग खत्म करते हैं, कलर चेंज कर ले। हाँ, तो ये आपका दो पॉइंट है, ए कॉस थीटा कॉमा, सॉरी प्लस है यार, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, आपका ये दो पॉइंट बन रहा है। तो आप कर लो इसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड। ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो अंडर रूट में क्या करते हो, x2 माइनस x1 करते हो। अच्छा देखो, x2 माइनस x1 भी कर सकते हो और x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, इसमें से इसको माइनस करने से बढ़िया इसमें से 0 को माइनस करते हैं, क्योंकि अगर इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो 0 के माइनस या प्लस होने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, यही वैल्यू आ जाएगी। इट मींस कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां से, प्लस 0 में से इसको माइनस करो या इसमें से 0 को माइनस करो, तो इसमें से 0 को माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको ओपन करते हैं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a cos थीटा b साइन थीटा, 2a cos थीटा b साइन थीटा। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पे प्लस 2ab नहीं होगा, यहां पे माइनस 2ab होगा, माइनस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा। अब ये वाली लाइन आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें जिसको डिफरेंस लग रहा हो ना, उसको मल्टीप्लीकेशन का रूल नहीं पता है कि 2 इंटू 3 इंटू 2 सेम होता है। तो अगर 2a cos थीटा b sin थीटा में अगर ऑर्डर इधर उधर भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सेम है कि नहीं, सारे के सारे टर्म्स इसमें है कि नहीं वो मैच कर लो। 2 है a है b है b है, cos थीटा है sin थीटा है sin थीटा है, सब कुछ सेम है, बस ऑर्डर है इधर उधर। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट ये प्लस में ये माइनस में, ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। रही बात इनकी, तो ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
इन दोनों में अगर बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हो, ये आपका बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत पहले का पढ़ लिया, ये तो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर यहां से और प्लस बी स्क्वायर यहां से। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर इसका बनेगा। इसका आंसर आई होप मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, तो सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर मैं आगे बढ़ गया हूंगा तो पीछे वीडियो को पीछे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, समझ गए होगे तो और अच्छी बात है, बट नहीं समझोगे तो स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से बैठ के समझ लेना, क्योंकि मैं इसमें टाइम को डिले करूंगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वीडियो बड़ा होगा, कई बच्चे देखेंगे यदि यार 2 घंटे का वीडियो है, पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो को आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आप कैसे पता लगाओ कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो मेरा सारा जो मेहनत है ना वो बेकार हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़ोगे। ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बोला द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई एक लाइन है, सबको पता है ना, एक लीनियर इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होता है। इस लाइन का ट्राइंगल के साथ जो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनके साथ एक ट्राइंगल बनेगा। कोई भी लाइन अगर इनके साथ सपोज करो ऐसे कट कर रही है, एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल की आपसे एरिया के बारे में बात कर रहा है, वो इसके एरिया की बात कर रहा है, इसके किसकी एरिया की बात कर रहा है, ये एरिया कितनी होगी। तो यार एक चीज देखो, जब भी आपकी लाइन इस तरीके से हो ना, बड़ी स्पेशल लाइन है ये। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो दूसरे फॉर्म में दिया तो चलो हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। वो भी निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। x को 0 रखोगे ना तो y का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब यहां वाला पॉइंट मिल जाएगा, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, वो यहां वाला पॉइंट हो जाएगा। और फिर ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, एरिया आ जाएगी। बट ऐसे फॉर्म में अगर दिया है तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है। x के नीचे वाला ये हो जाएगा और y के नीचे वाला नंबर यहां हो जाएगा, और यहां पे 1 होना चाहिए। तब एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लाइन का, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 टाइप का कुछ दिया हुआ है। x के नीचे वाला नंबर ये होता है और y के नीचे वाला नंबर b होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो a इंटू बी। ये आप आगे पढ़ोगे, क्लास 11th में ये चीज पढ़ना है। इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में a जो है वो एक लाइन जो है वो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है वो है, और b जो है वो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है उसके बारे में बताता है। तो यहां से a और b हमको मिल जाएगा, a बेस हो जाएगा, b परपेंड हाइट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ AB जो है वो इसका जो एरिया हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सोचना ही नहीं है, बट अगर किसी और फॉर्म में दिया होगा तो उस इक्वेशन में x को 0 पुट करना, y मिल जाएगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, और y को 0 करना तो x मिलेगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। और जब दोनों मिलेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको खूब अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इसको अच्छे से अप्लाई भी करोगे अपने आने वाले क्वेश्चंस पे। धीरे धीरे करके आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते जा रहे होंगे। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट जो रह गए होंगे सब अच्छे हो जाएंगे। आप बस इसको अच्छे से फॉलो करते जाओ। ये सेशन एंड होने तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आ जाते हैं अगले वाले पे। ठीक है, देखो भाई यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें बोल रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस। एक सर्कल है, उसका सेंटर दिया हुआ है ये। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -9 एंड डायमीटर इतना दिया हुआ है। देख लो भाई, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2a, a -7,
और सर्कल पर सपोज कर लो एक पॉइंट है, सर्कल पर एक पॉइंट है यहां पे, वो है आपका 1,-9 और कह रहा है डायमीटर 10√2 है। ये क्या है बताओगे, डायमीटर है कि रेडियस? रेडियस ना। क्या इसकी डिस्टेंस हम लोग यहां से सोच सकते हैं? तो 10√2 का हाफ कर दो, 5√2 समझो ये दे दिया हुआ है। तो उसने आपसे ए की वैल्यू पूछी होगी, देख लो आप, ए की वैल्यू पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आप क्या करोगे, सेंटर और बाउंड्री वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं बता देता हूं कैसे करना है। 5√2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2a-1 का होल स्क्वायर प्लस a-7-9, a-7 प्लस 9, a+2 हो जाएगा। होल स्क्वायर लगा देना, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देना। ये स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का 25, √2 का 2, 25 हो जाए 50 आ जाएगा। सॉल्व करना, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, जबकि ए में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ए इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ना, वो -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बताते हैं, ठीक है। कैसे होता था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको कहा जाता था। अब शायद थोड़ा बहुत याद आया होगा आपको। ये कब लगाते हैं, जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कुछ इस तरह का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। a b c की वैल्यू पुट करके यहां से तुम x की वैल्यू उसको फाइंड कर सकते हो। तो ये a के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा, यही फॉर्मूला लगाना, आपके आंसर आ जाएंगे। और आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, अब तो कुछ करना ही नहीं है, फैक्टराइज कर देना। ये मत समझना कुछ करना नहीं है मतलब कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग किस तरीके से, और हर क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसको और बेटर करते जाएंगे। जहां पे आपको नहीं आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उन आइडियाज को आप धीरे धीरे सीखते जाओ। आई होप एंड तक हर चीज आपके पास होगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाता है 11 पे, के बोल रहा है ए बी सी 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, देन वैल्यू ऑफ के। यार इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो ऑल 3 साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, ऑल 3 साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो तुम ठीक है, कोई 2 साइड भी इक्वल करके कर सकते हो इसको, नहीं मतलब तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो भी कर लेंगे, बट 2 साइड भी करके कर सकते हैं। ए और बी को हम इक्वल कर देते हैं किसके, ए बी को तुम इक्वल कर देना ना बी सी के, पक्के से आंसर आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। ए बी को, और ए और बी के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालना है ये तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। बी और सी के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालना है वो तो आपको पता है। दो डिस्टेंस निकाल के दोनों में रूट रहेगा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देना, सॉल्व करना, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं ये मानता हूं कि आप इतना तो कर ही लोगे यार, इतना मैंने सेशन में करा दिया है अब कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ABCD इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराता हूं, जब अलग क्वेश्चन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा उसका कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में तो पता होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। 3 पॉइंट्स क्या क्या है, 4,3 है ना, अगला क्या है 4,1, अगला क्या है 0,1, 3 पॉइंट्स गिवन है। तो पूछा है द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ बतानी है, क्या बात है यार तो इसके और इसके बीच की आप डिस्टेंस निकाल लो। देखो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो रूट 20 बन रहा है। रूट 20 को फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2√5 जो है इसका आंसर बन जाएगा।
तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैं सोचा था कि ये कुछ और होगा, ये तो डायगोनल पूछ रहा है। तो डायगोनल तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? ऑपोजिट वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डायगोनल होती है। ये पॉइंट्स लेकिन ऑर्डर में लिखना यार, ठीक है ना? ये पॉइंट्स ऑर्डर में, पहले इसको फिर इसको फिर इसको ऐसे करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, देखो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये लग रहा है क्वेश्चन है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाँ भाई, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आपको गिवन है। देखो क्या क्या इससे बोलना चाह रहा है तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, हाँ भाई 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, नोट कर लें। पहला है 3,4, दूसरा पॉइंट है आपका -2,3, तीसरा वर्टेक्स है -3, -2 एंड द फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज कर लो कि वो x, y है। ये करने का, यही मैं पिछला वाला सोचा था, यही है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इनमें एक बहुत कॉमन पॉइंट है जो आपके इस कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में एक प्रॉपर्टी यूज होगी, दैट इज कि उनके डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। मतलब अगर इसका डायगोनल ड्रॉ करें और यहां वाला डायगोनल ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वही पॉइंट आएगा जो पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट को फाइंड करने से आएगा। तो इसके लिए एक बार मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, इनके लिए एक बार मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो और दोनों पॉइंट्स को इक्वेट कर दो, आपको x और y दोनों मिल जाएगा। तो कैसे करना है देखो, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो x प्लस -2, तो x -2/2, यही करते थे ना यार। y प्लस 3/2, ये दो पॉइंट्स इनके हो गए। दो पॉइंट्स में एक्चुअली एक ही पॉइंट है और x एब्सिसा का कोऑर्डिनेट, तो ये इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने से भी आएगा। तो 3 प्लस -3 0/2 कॉमा 4 प्लस -2 यानी 4 - 2/2, इक्वेट करो। ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब x - 2/2 इक्वल टू 0। यार ये 2 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x - 2 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक बात है। और वही काम यहां पे अब कर लेते हैं हम लोग। ये वाली वैल्यू आपको इसके इक्वल करनी है, तो y प्लस 3/2 को आप इक्वल कर दोगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2/2। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y प्लस 3 2 है, प्लस 3 को उधर भेजो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 3 -1। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो वो पॉइंट होगा 2, -1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2, -1। इसके ऑप्शन कट गए क्या? इसके ऑप्शन देखो कट गए। ठीक है, यहां पे मैं नोट कर देता हूं 2, -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्लाइड को चेंज करते हैं, आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया था, यही कर रहे थे ना हम लोग, इस वाले पे आ जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, बड़ी क्वेश्चन है यार, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 13 पे। कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर टेकन इन द ऑर्डर देन द, भाई ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये सेम क्वेश्चन ही है क्या? यही क्वेश्चन था क्या? अगर सेम क्वेश्चन होगा तब तो ठीक है। कितना आया था पिछले वाले में, डिलीट कर दिया। 2, -1 ना, हाँ 2, -1। अगर सेम होगा तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी अगर सेम नहीं होगा तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, एकदम सिमिलर लग रहा है, मुझे लग रहा है सेम ही है। 14 वाले में, इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, B एंड C, D सबटेंड्स आर राइट एंगल एट ओरिजिन, देन ओहो A, B और C, D को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो ओरिजिन पे क्या बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। समझ रहे हो? A, B और यहां ले लो C, D, ये दोनों को जब हम मिला रहे हैं ना भाई, तो ये ओरिजिन पे क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं 0, 0 पे। तो बताना है कि इसमें से बताइए कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अंडर रूट में a माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट में c माइनस जीरो का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d माइनस जीरो का स्क्वायर d स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अंडर रूट में क्या होगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर। पहली बात तो एक काम ये आप कर सकते हो, टोटल का पहले कर दो होल स्क्वायर ताकि रूट रूट से थोड़ा सा मिल जाए आपको फ्रीडम। तो ये समझो ये a हो गया ये b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ भाई? a नहीं स्क्वायर, ये तो रूट पहले ही हट गया था, अब स्क्वायर करेंगे तो और रूट हट जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां पे क्या होगा? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां पे आप रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। The line segment joining the points A, B, C, D subsets a right angle at the origin। यही बात है, ये कंडीशन लगाएंगे। थोड़ा ये कंडीशन बड़ा नहीं होता है, a का पावर 4 आ जाएगा, लेकिन यार हम क्यों, ओहो यार रूट वैसे ही स्क्वायर होके हट जा रहा है तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं यार? लोग परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हो? ये नहीं करना था, ऐसे ही सबका रूट हट जा रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे काम तुम नहीं करना, ठीक है? ध्यान से देख लेना कि जो जरूरी हो वही करना। हम लोग कुछ ओवर कर रहे थे यहाँ पे, तो हम क्या करें? ये हो गया हमारा, ये हम गायब कर दे रहे हैं। चलो मैं वापस से लिख देता हूं, देख लो भाई, ऐसे मूर्खता करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसका स्क्वायर था ही, ये अंडर रूट में a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर तो हम कर ही दिए थे, कोई प्रॉब्लम? तो सबके रूट वैसे ही कैंसिल हो जा रहे थे। यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से आ जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। यहां से ध्यान से देखो रूट पहले हट गया है, a माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस इसका होगा b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। a स्क्वायर सी स्क्वायर से a स्क्वायर सी स्क्वायर, b स्क्वायर डी स्क्वायर से b स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ac माइनस 2bd हो रहा है, दोनों को इधर लेके आओ तो 2ac प्लस 2bd इक्वल टू 0, 2 को कॉमन लेके उधर भेज दो 0 हो जाएगा, तो ac प्लस bd इक्वल टू 0, ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। तो ऐसे करके इसमें आपको आगे बढ़ना है। आई होप कि मेरी गलती से भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ऐसी ही गलतियां हम लोगों से एग्जाम टाइम में होती हैं, तो ये सीखना कि क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी होता है कि ये सीखना क्या नहीं करना है। तो मैं तो अच्छा काम कर ही रहा हूं, उससे सीखना है क्या करना है, और गलतियां जो कर रहा हूं उससे आप ये सीखोगे क्या नहीं करना है ना? चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला पॉइंट्स ए बी सर्कल पे लाई कर रहा है और ये इसका सेंटर है, तो y की वैल्यू करो। ऐसा क्वेश्चन पे बहुत सिंपल होता है, सर्कल पे 2 पॉइंट दिया हुआ है ये दोनों और ये सेंटर हो गया, तो ये जो यहाँ वाला पॉइंट A है और यहाँ वाला पॉइंट जो भी है नोट कर लेना आप, और ये O है, इसमें आप बस कंडीशन लगा देना OA इक्वल टू OB। और ये आप मैंने बहुत पहले ही बता दिया है कि जब O से A की डिस्टेंस और O से B की डिस्टेंस लगाना हो तो आप ऐसे OA इक्वल टू OB कर देना, डिस्टेंस फॉर्मूला इधर भी लगा देना इधर भी लगा देना, दोनों तरफ रूट आएगा, स्क्वायर करना, सॉल्व करना, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, ठीक है? तो जो रिपीट करेगा मैंने पहले ही बोल दिया है, वो मैं आप पे छोड़ दूंगा। मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूं, आप जरूर सॉल्व कर लोगे, पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला, इफ p माइनस का 1,1 है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। इसको कर लेते हैं, थोड़ा अलग लग रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं, a -3, b और b वाला पॉइंट्स है 1, b+4। b वाला पॉइंट्स है 1, b+4 और इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो है -1,1। तो आपसे शायद b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा होगा। सिंपल है यार, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1। तो माइनस, तो पहला वाला तो मुझे लग रहा है कुछ भी मतलब नहीं है, कोई अननोन है ही नहीं उसमें, तो फर्स्ट वाला लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप एक काम करो, केवल ये वाला लगाओ, b + b/4, b+4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो जाएगा 1 के, है ना। तो अब b + b कितना हो जाएगा, 2b और प्लस कितना 4, और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर कर देते हैं 2। तो आपका ये आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 में से +4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -2, है ना। फिर 2 से डिवाइड करो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो चलो इस वाले लेक्चर में हम लोग बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, डिस्कस किए, काफी टाइम हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसके लिए हम लोग एक और लेक्चर कर लेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको इतने क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा, आप चाहोगे तो और क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो। तो मैं एक काम करूंगा, एक और वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपके लिए लाऊंगा, जिसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो का लेंथ छोटा रखने के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। तो आई होप इस लेक्चर में जितनी भी हमने बातें की उसको आप रिवाइज करोगे, इससे आपके इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा एक बूस्ट मिलेगा और आपका ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज बढ़िया हो जाएगा। और इससे जुड़े जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप सॉल्व करो। मैं कोशिश करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में एक आपको सीट दूंगा, उस सीट को आप जरूर सॉल्व करना। जो डाउट्स होंगे आप कमेंट करना, मैं आपके उसके डाउट के सॉल्यूशन के लिए छोटा सा वीडियो आपको जरूर इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। लेकिन आई होप कि आपको डाउट नहीं आने चाहिए, तो उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जितना भी हो सके आप पढ़ते रहिए। हेल्थ का ध्यान दीजिए, एग्जाम के टाइम पे हेल्थ का भी ध्यान देना होता है। तो पढ़ाई इतनी ज्यादा आप ना कर ले कि आप एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ जाए। तो आप पढ़ाई को के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।